हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी। आज यहाँ पे हम 22 से लेके 24 जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सैमसन ऑप्शन, इजराइल का लास्ट ऑप्शन इट है सैमसन, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड इसी के साथ न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर किस स्टेट ने इसे अनाउंस करा है, और प्लस वर्ल्ड एंड इंडियन लेवल पर मेजर हाइड्रो पावर को हम डिस्कस करेंगे। और मेजर इंडेक्स ग्लोबल एबिलिटी इंडेक्स, इसे रिसेंटली किसने पब्लिश करा है, और सबसे बेहतरीन कैपिटल कौन सी है, इसके बारे में हम जानेंगे। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड में कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, एफडीआई कहाँ पर गया है, इंडिया में कितना आया है, एंड सबसे कम कहाँ पर हुआ है, इसे हम डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट, फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, सो यूएन ने इसे होस्ट करा। एसडी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनके प्रमोशन के लिए। लक्ष्य जीरो डंप साइट, सो रिसेंटली गुजरात का एक शहर बन चुका है जिसने एक टारगेट कंप्लीट करा और क्लीन इंडिया के तहत अपना एक मेजर स्टेप रखा। एनर्जी एशिया कॉन्फ्रेंस, भाषण निधि ऐप, ई रक्त कोष एंड सिटी एक्सलरेटर प्रोग्राम। सो इन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ऑल दिस क्वेश्चन दे आर फ्रॉम द डेली 20 एमसीक्यू सीरीज ऑफ जीके टुडे एप्लीकेशन, जो हमारे पेड कोर्सेज में से एक है। वहाँ पर आपको मल्टीपल लैंग्वेज में जो जीके टुडे के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो डेली बेसिस पर अवेलेबल हो जाते हैं। हियर वी गो द फर्स्ट वन। The first one, what is the Samson option in the context of Israel's defense strategy? So इजराइल की डिफेंस स्ट्रैटेजी, रक्षा रणनीति के संदर्भ में सैमसन ऑप्शन क्या है? एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्ट्राइन ऑफ मासिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन, यानी न्यूक्लियर प्रतिशोध के साथ एक संधि, एंड दैट इज द सैमसन ऑप्शन। सो एट प्रेजेंट चल रहा है इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, जब इजराइल प्लस यूएसए मिलकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहे हैं, वही ईरान के द्वारा इजराइल पर चल रही है द एयर स्ट्राइक। और इसी बीच में चलते हुए रीजनल थ्रेट में इजराइल ने वर्ल्ड को अनाउंस करा दी सैमसन ऑप्शन, जो कि एक मासिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन संधि है। यानी अगर इजराइल के अस्तित्व पर बात आती है, सर्वाइवल पर बात आती है, सो एट लास्ट इजराइल के पास जो ऑप्शन बचेगा एंड दैट इज द सैमसन ऑप्शन, यानी न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की यहाँ पर धमकी दी जा रही है इजराइल के द्वारा ईरान को, एंड दैट इज द सैमसन ऑप्शन। सो एट प्रेजेंट इजराइल का जो स्टेटस है न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की कैटेगरी में, एंड दैट इज द आर्मे मोड, यानी एक ऐसी पॉलिसी जिसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज होने का और नहीं होने का किसी के बारे में भी कंफर्म नहीं किया जा रहा है। यानी इजराइल के पास, क्या इजराइल एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये कंफर्म इजराइल ने नहीं करा है। क्या इजराइल न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, ऐसा भी इजराइल का मानना नहीं है। सो एंड दैट इज दी मिक्स कैटेगरी आर्मे मोड की, जिसमें ना तो कंफर्म किया जा रहा है और ना ही डिनाई किया जा रहा है, और यही स्टेटस इजराइल ने मेंटेन किया हुआ है। सो एट प्रेजेंट इजराइल को सैमसन ऑप्शन, इसके लिए जो इंस्पिरेशन है ये कहाँ से मिलती है? एक मेजर करेक्टर है दैट इज बिब्लिकल सैमसन। इसका थॉट है इस करेक्टर का डिस्ट्रॉय एनिमीज एंड हिमसेल्फ, यानी एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर खुद पर भी आज आती है देन इट इज़ ऑल राइट। और यही इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए इजराइल ने सैमसन ऑप्शन को रिसेंटली अनाउंस करा है वर्ल्ड को, जो कि एक मासिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन संधि है। ठीक है, सो यहाँ पर हम डिस्कस करें न्यूक्लियर वेपन। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ने ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग की है। कौन सी साइट्स पर करी है, किस वेपन को यूज़ किया गया, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। बट एट प्रेजेंट हम डिस्कस करें न्यूक्लियर वेपन। सो न्यूक्लियर वेपन 2 टाइप की एनर्जी पर काम करता है, फिजन, फ्यूजन और बोथ। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन जैसे कि एटॉमिक बम, सो एटॉमिक बम एक टाइप का न्यूक्लियर वेपन है। अभी तक के 3 सबसे घातक, सबसे फेटल जो न्यूक्लियर वेपन है उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जिनका या तो टेस्ट किया जा चुका या किसी कंट्री पे डाला जा चुका है, और किस एनर्जी पर यह बेस्ड है, फिजन पर, फ्यूजन पर और बोथ। ठीक है, सो इस कैटेगरी को हम डिस्कस करें। द फर्स्ट वन इज द एटॉमिक बॉम्ब। सो एटॉमिक बॉम्ब एक टाइप का न्यूक्लियर वेपन है जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को यूज़ करता है। अभी तक 2 टाइप के एटॉमिक बम को यूज़ किया जा चुका है। वी ऑल नो अमेरिका के द्वारा जापान पर जो यूज़ किया गया था द लिटिल बॉय, सो फिजन को यूज़ करता है। इसमें यूरेनियम 235 को यूज़ किया गया था, जिसने फिजन को ट्रिगर किया था। एंड द सेकेंड वन इज द फैटमैन, जो
प्लूटोनियम 239 को यूज़ कर रहा है और फिजन पर बेस्ड है, ठीक है। सो अभी तक ये 2 एटॉमिक बम यूज़ हो चुके हैं अमेरिका के द्वारा जापान पर, नागासाकी एंड हिरोशिमा, वी ऑल नो 9th of August एंड 6th of August 1945, ठीक है। एक थर्ड टाइप के बॉम्ब को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जिसका टेस्ट किया जा चुका है, किसी कंट्री पे यूज़ नहीं किया है, वर्ल्ड को बताने के लिए टेस्ट किया है, एंड दैट इज़ द थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब। सो अभी तक का सबसे घातक जो बॉम्ब है द न्यूक्लियर वेपन, एंड दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉम्ब। बेसिकली ये दोनों टाइप के एनर्जी को यूज़ करता है, फिजन भी और फ्यूज़न भी, और इसका नाम है द TSAR बॉम्बा 1961, जिसे सोवियत यूनियन यानी एट प्रेजेंट रशिया ने टेस्ट किया था सम 1961 में। जो लिटिल बॉय बॉम्ब था उससे भी 3000 प्लस टाइम यह घातक है, और इसका जो धुआं है दैट इज़ मशरूम क्लाउड, वो माउंट एवरेस्ट से भी 4.5 ऊपर की हाइट तक पहुंचेगा, ठीक है। सो ध्यान रख लेना, TSAR बॉम्बा एक टाइप का हाइड्रोजन बॉम्ब है जिसे रशिया ने टेस्ट किया था 1961 में, एंड इजराइल का सैमसन ऑप्शन केवल अनाउंसमेंट है। यहाँ पर एक ग्रुप को मैं डिस्कस करूँगी एंड दैट इज़ द NSG ग्रुप, एक ऐसी कंट्रीज़ का ग्रुप जो न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए जितना भी मटेरियल है वो सप्लाई कर सकती है, लेकिन इन कंट्रीज़ ने आपस में एक संधि फिक्स करी कि हम इस एक्सपोर्ट को बैन लगाएंगे, और इस प्रकार एक क्या बन गया ग्रुप, दैट इज़ NSG। और पता है आपको NSG ग्रुप इंडिया के 1974 जो स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन हुआ था उसके बाद बनाया गया था, इंडिया को डिमोटिवेट करने के लिए। और NSG इसके एट प्रेजेंट 48 मेंबर कंट्रीज़ है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया ने इसमें शामिल करने की रिक्वेस्ट की थी, कब की थी? 26 NSG की जो मीटिंग हुई थी साउथ कोरिया सियोल में, वहाँ इंडिया ने रिक्वेस्ट करा था कि हमें NSG ग्रुप में एक मेंबर के तौर पर अपनाया जाए, बट चाइना ने हमें मना कर दिया था बिकॉज हम न्यूक्लियर जो नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसका पार्ट नहीं है। याद है आपको, हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने पर बैन लगाती है। इसे कब अपनाया गया था ये आप कमेंट पे मेंशन कर दीजिए, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। एट लास्ट NSG ग्रुप को ध्यान रख लेना, इसके 48 मेंबर कंट्रीज़ है एज ऑफ 2022, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इसका फुल फॉर्म है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। सो एक मेजर रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अभी इंडिया में हमने FDI देखा था जिसे रिसेंटली DPIIT ने रिलीज़ करा था RBI की गाइडलाइंस के साथ, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत फंक्शन करता है। अब वर्ल्ड लेवल पर हम डिस्कस करें द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जिसे कौन पब्लिश करता है? द UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने पब्लिश करा दी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। और हमारी जो रैंकिंग है इस बार, जो लास्ट हमारी रैंकिंग थी 16, उससे एक पोजीशन बेटर हुई है और हमें इस बार 15 रैंक मिली है। 2024 का डेटा है जिसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 में हाईलाइट किया जा रहा है। द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी वर्ल्ड में कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितनी भी जियोपॉलिटिक्स इशू चल रहे हैं उसके कारण मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है लगातार दूसरे साल में। 2023 से ट्रेंड बना था इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने का, 2024 में भी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है। इंडिया में जो FDI है वो 27.6 बिलियन डॉलर से गिरा है एज पर UNCTAD वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। जो टॉप डेस्टिनेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वो साउथ एशिया रहा, जहां पर लगभग एशिया का 605 बिलियन डॉलर का इनफ्लो देखने को मिला एज पर दिस रिपोर्ट। ओवरऑल 2 थिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, द UNCTAD एंड द इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। सो UNCTAD इसका फुल फॉर्म UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसे बनाया जाता है 1964 में और जनरल असेंबली इसे बनाती है। यूनाइटेड नेशन का द मेन ऑर्गन द जनरल असेंबली 1945 में बनी थी और इसने बनाया 1964 में द UNCTAD।
और जो यूएन सेक्रेटेरिएट एंड यूएन डेवलपमेंट ग्रुप है उसी का ये है पार्ट है। अंकटाड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। और अंकटाड अपनी जो रिपोर्ट है वो जनरल असेंबली और इकोसॉक को रिपोर्ट करती है। तो ध्यान रख लेना, अंकटाड की रिपोर्ट किसके पास जाती है? यूनाइटेड नेशन की जो मेन ऑर्गन जनरल असेंबली एंड द इकोसॉक, इन दोनों के पास अंकटाड की फाइनल रिपोर्ट जाती है सबमिट के लिए। ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमी पर यह फोकस करता है। इनकी जो मेजर रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो गई, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट हो गई, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक हो गई एंड अदर काफ़ी सारी है, बट 3 हमने यहाँ पे डिस्कस करी। एज पर दिस रिपोर्ट सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आया है डेस्टिनेशन दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट, $279 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट ने अट्रैक्ट करा है। जो डेवलपिंग एशियन कंट्रीज़ है उसमें 3% से एफडीआई डिक्रीज़ हुआ है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जहाँ पर गिरा है दैट इज़ द चाइना, 29% से चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो गिरा है। और एशियन कॉन्टिनेंट में जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर $225 बिलियन से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, 10% यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। सो यूएस के बाद सबसे ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ के पास गया है। और इसी के साथ यह रही हमारी रिपोर्ट, दी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जिसे किसने पब्लिश करा? दी अंकटाड, जिसे 1964 में बनाया गया था। Moving on the next one, which city is the host of 4th International Conference on Financing for Development 2025? So, United Nation member state रिसेंटली उन्होंने एक मेजर एग्रीमेंट पर साइन करा है और ये जो एग्रीमेंट है इस कॉन्फ्रेंस का पार्ट रहा। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 4th एडिशन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, और इसे होस्ट किया गया रिसेंटली सेवल स्पेन में सेवल में 4th एडिशन अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। इससे पहले इसके जो 3 एडिशन थे, मॉन्टेरी, दोहा एंड एडिस अबाबा, यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। एग्जैक्टली 2002 में पहला एडिशन होता है, दोहा में 2008 में सेकेंड एडिशन और थर्ड एडिशन 2015 में। नाउ 2025 में स्पेन में इनका 4th एडिशन हुआ है। बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस है फाइनेंस और डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जितना भी फाइनेंस है उसको यह देखती है। और इन लोगों ने 4th एडिशन में द सेवल एग्रीमेंट को अपनाया है। सेवल कमिटमेंट आप बोल दीजिए, सेवल कमिटमेंट यानी फंड को कलेक्ट करना है जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे, और यही मेन ऑब्जेक्टिव रहा द FFD4 का। सो FFD4 को ध्यान रख लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग को अरेंज करना, और इसके लिए सेवल कमिटमेंट को अपनाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस मेन कॉन्फ्रेंस में। यूएस ने इसे ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। और बेसिकली इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है $4 ट्रिलियन पर ईयर SDG फंडिंग को क्लोज करना है एवरी ईयर, ठीक है। सो एक टारगेट ध्यान रख लेना FFD4 का डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यह टारगेट रहा। इसी के साथ यहाँ पर सेवल से ही एक स्ट्रैटेजी भी एग्जिस्ट करती थी, सेवल स्ट्रैटेजी, और यह जो टर्म है ये बायोस्फीयर रिजर्व से एसोसिएटेड है, जिसे यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था 1995 में। सो जस्ट यहाँ पर सेवल वर्ड यूज़ हो रहा था, इसलिए मैंने आपको सेवल स्ट्रैटेजी भी करा दी जो 1995 में कंप्लीट हुई थी यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व को फंक्शन और डेवलपमेंट कराने के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, भाषिनी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सो भाषिनी को हम डिस्कस कर रहे हैं, एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है और इसे किसने डेवलप करा है? इट इज़ डन बाय द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। सो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उन्होंने भाषिनी के साथ एक एग्रीमेंट को साइन करा है सो दैट जो लैंग्वेज बाधक है, जो फैक्टर है, उसको रिमूव करके एक यूनिटी को प्रमोट किया जा सके, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल होगा और भाषा के आधार पर जो प्रोग्रेस रुकी हुई है उसको, उस फैक्टर को हटाया जा सकेगा। ओवरऑल भाषिनी
भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, यह इसका मीनिंग है। और एक AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। इसे नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के तहत डेवलप किया गया और एग्जैक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे बनाया। ओवरऑल यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले इंडिया में जो पंचायत सिस्टम है वो राजस्थान में आता है। 1959 में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसके लिए जो कमेटी थी वी ऑल नो बलवंत राय मेहता, उनकी सिफारिश पर एक कमेटी बनाई गई थी और इस प्रकार पंचायती राज सिस्टम को 1959 में एस्टेब्लिश किया गया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 25 to 35 as a decade of hydro power। सो एक स्टेट ने, इंडियन स्टेट ने डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर को डिक्लेयर करा है सो दैट इज स्टेट की जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी है उसे अचीव किया जा सके। और ऐसा अनाउंस करने वाला स्टेट बनाए थे अरुणाचल प्रदेश, द मेजर नॉर्थ ईस्ट स्टेट। सो 10 साल का इनका प्लान आया है और 10 साल में इस स्टेट की जो पोटेंशियल है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल 58,000 मेगावाट, उसे यूटिलाइज करना, उसे अचीव करना, और यह इनका टारगेट है। इसके लिए इन्होंने एक मिशन लॉन्च कर दिया, द डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर 25 से 35, इसे एज अ ईयर इन्होंने डिक्लेयर किया है। सो गवर्नमेंट वेरियस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगी इस टाइमलाइन में और करंटली यहाँ पर 19 गीगावाट ऑफ प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। 2 लाख करोड़ रुपए का उनका वैल्यू है और जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं 4,525 करोड़ एनुअली जो पैसा है, रेवेन्यू है, वो जनरेट करेंगे 2035 से। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश का जो 25 से 35 ईयर को डिक्लेयर किया गया डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर। सो आप बता सकते हैं एट प्रेजेंट वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज़ चाइना। सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट यानी फर्स्ट रैंक होल्डर हाइड्रो पावर चाइना में है, सेकंड लार्जेस्ट दैट इज़ आल्सो इन चाइना, और जो थर्ड लार्जेस्ट है वो ब्राज़ील के पैराग्वे में है। सो आप ध्यान रख लेना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जनरेटिंग कैपेसिटी हाइड्रो पावर वो कौन सा है, द 3 गार्जेस्ट डैम इन हुबई चाइना, इनको फर्स्ट रैंक मिली हुई है और इसकी जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 22,500 मेगावाट है। ठीक है, अगर इंडिया की बात की जाए अभी एट प्रेजेंट जो फंक्शनल में है दैट इज़ कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसकी जो कैपेसिटी है वो 1960 मेगावाट है, लेकिन एक प्रोसेस में चल रहा है एंड दैट इज़ द टिहरी डैम एंड हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है 2400 मेगावाट के साथ ये इंडिया का लार्जेस्ट बन जाएगा। सो एट प्रेजेंट कोयना है 1960 मेगावाट के साथ, लेकिन जल्द ही टिहरी बनने जा रहा है 2400 मेगावाट के साथ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन फॉर यू, चाइना का सेकेंड और जो थर्ड वाला है वर्ल्ड लेवल पर कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, उनके नाम आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, हु इज़ द हेड ऑफ द न्यूली फॉर्म पैनल टू रिड्यूस स्टूडेंट डिपेंडेंसी ऑन द कोचिंग सेंटर। सो फाइनली कोचिंग सेंटर पर जो छात्रों की निर्भरता है उसे कम करने के लिए एक पैनल को फॉर्म किया गया और उसे हेड कौन कर रहे हैं, एंड दैट इज़ बाय विनीत जोशी। सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक पैनल को फॉर्म करा है जिसे विनीत जोशी यह लेड कर रहे हैं और इसके थ्रू ये रिव्यू करेंगे कोचिंग सेंटर्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और किस प्रकार स्टूडेंट्स की जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है कोचिंग सेंटर्स पर, उसे रिड्यूस किया जा सके। यह इनका एम रहने वाला है। सो ओवरऑल एक 9 मेंबर पैनल कमेटी है यह, और ये जो मेंबर है IIT मद्रास, NIT त्रिची, IIT कानपुर, NCERT एंड स्कूल प्रिंसिपल लेवल से है, रिप्रेजेंटेटिव है, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोचिंग कल्चर है उसे मिनिमाइज़ करना है, उसका ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढना है और एंट्रेंस एग्जाम में फेयरनेस को इंश्योर करना है। सो कमेटी 9 मेंबर कमेटी जिसे विनीत जोशी लेड कर रहे हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, which city is the venue of World Paraathletics Championship 2025। सो मेजर इवेंट जिसके लिए इंडिया ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप, इसे होस्ट करेगा द न्यू दिल्ली, और जो न्यू दिल्ली की CM है रेखा गुप्ता, उन्होंने रिसेंटली इसका लोगो मास्कट लॉन्च करा एंड 100-day काउंटडाउन फॉर द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप। सो ये जो इवेंट है 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इंडिया के लिए एक मेजर अचीवमेंट है कि हम वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप को होस्ट करने जा रहे हैं। 12th एडिशन है यह, और
इन एशियन जो कंट्रीज़ है उसमें 4th इवेंट है ये, यानी एशियन कॉन्टिनेंट में दोहा, दुबई, कोबे के बाद जो 4th सिटी है एंड दैट इज़ द न्यू दिल्ली, यहाँ पर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप को होस्ट किया जाएगा। जो 11th एडिशन था लास्ट, वो जापान के कोबे में हुआ था। हर 2 साल में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहले 4 साल में किया जाता था, बट नाउ इसे 2 साल के गैप में कर दिया गया है। जो मास्कट दैट इज़ विराज, ये एक मास्कट है द यंग एलिफेंट, इसके लिए प्लस जो ब्रांड एम्बेसडर है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप के लिए दैट इज़ कंगना रनौत, इन्हें सिलेक्ट किया गया द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप। और रिसेंटली जो चीफ गेस्ट रही दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, उन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप के लिए जो मीटिंग होस्ट करी न्यू दिल्ली में, वहाँ पर मास्कट लोगो इन सब को अनाउंस किया गया। ओवरऑल इंडिया से जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप को मैनेज करेगी दैट इज़ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, द PCI। इसे कब बनाया गया था, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे 1994 में बनाया गया था, बेंगलुरु कर्नाटका में इनका हेडक्वार्टर है। और जो प्रेसिडेंट है यहाँ के देवेंद्र झाझरिया, यह एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के। ठीक है, नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के हेड कौन है, इनका नाम आप मेंशन कर दीजिए, बिकॉज इस इवेंट में इनको भी जिक्र किया गया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, which country operate the B-2 Spirit stealth bomber that was recently seen in news? So recently USA ने ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, और इसके लिए जिस एयरक्राफ्ट को इन्होंने यूज़ करा है एंड दैट इज़ द B-2 Spirit stealth bomber, जो रडार के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता, मतलब रडार सिस्टम क्या है उसके थ्रू हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ से आ रहा है, बट इसे डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड रिसेंटली 22 जून यानी आज से एक दिन पहले USA ने ईरान की 3 मेजर साइट्स को टारगेट किया, हैवी बॉम्बिंग वहाँ पर की। कौन कौन सी जगह है वो, फोर्डो, नातांज एंड एस्फाहान। ईरान की ये 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स है और यहाँ पर USA ने कराई है एयर स्ट्राइक, और इसके लिए B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर को यूज़ किया गया था, और इसके थ्रू मेजर बॉम्बिंग इन 3 जगह पर कराई गई। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने घोषणा करी कि सारे प्लेन्स सेफली ईरानियन एयर स्पेस से एग्जिट कर चुके हैं। हमारे लिए हिस्टोरिक मोमेंट है, जिसे 23 जून को ट्रंप ने पूरी नेशन को एड्रेस किया, और इस प्रकार मैसेज टू ईरान, उसे एग्री होना पड़ेगा वॉर को एंड करने के लिए, और इस प्रकार यह सब किया गया रिसेंटली। सो B-2 स्पिरिट बॉम्बर को US ने अभी यूज़ करा, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया। यह न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी कर सकता है, बट रिसेंटली इसने बॉम्बिंग करी है। इसकी फर्स्ट फ्लू 1989 में हुई थी इस बॉम्बर की, सर्विस में 1993 में आया था, और एट प्रेजेंट केवल 19 स्टेल्थ बॉम्बर एक्टिव है, क्योंकि इनको बनाने की जो लागत है वो कहीं ज़्यादा है, बहुत महंगा बॉम्बर है ये। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, ए रक्तकोश इज एन ऑनलाइन ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड अंडर विच मिशन। सो ये रक्तकोश को रिसेंटली किस मिशन के तहत इम्प्लीमेंट किया गया, दैट इज़ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन इसे कब लॉन्च किया गया था, 2013 में। कौन से इंडियन गवर्नमेंट बॉडी से ओवरसी करती, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर JP नड्डा। एंड रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंडिया के रेयर डोनर रजिस्ट्री को कनेक्ट करने के लिए ई रक्तकोश को इम्प्लीमेंट किया है। बेसिकली ई रक्तकोश एक ऑनलाइन ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ब्लड अवेलेबिलिटी के लिए, ब्लड बैंक्स के लिए एंड डोनेशन कैंप इन इंडिया के लिए। सो ब्लड को ईजिली अरेंज किया जा सके, और उसके लिए एक मेजर पोर्टल दैट इज ई रक्तकोश। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, which organization is hosting the international conference on deciphering the Indus script in August 2025? So एक स्टेट काफ़ी टाइम से एफर्ट लगा रहा है कि जो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड इंडस वैली स्क्रिप्ट जो है उनसे रिलेटेड जितने भी पुराने जो स्क्रिप्ट है उन्हें डिसाइफर करेंगे, उन्हें मेजर कैश प्राइज यहाँ पर दिया जाएगा। और कौन सा स्टेट कर रहा है, दैट इज तमिलनाडु। उनके जो
CM यदि स्टालिन उनके द्वारा काफ़ी टाइम से एफर्ट लगाए जा रहे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी मेजर स्क्रिप्ट है उनको डीकोड करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स उनके द्वारा लगाए जा रहे। एंड रिसेंटली इस इवेंट का जो टाइटल था डिसाइफरमेंट ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट करंट स्टेटस एंड द वे फॉरवर्ड, ये टाइटल रखा गया। और ओवरऑल यहाँ पर एक्सपर्ट्स को फीचर किया गया ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो ये जो इवेंट है तमिलनाडु CM उनके द्वारा जो सक्सेसफुल अनाउंस किया गया था $1 मिलियन प्राइज स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने के लिए ऑफर किया जाएगा, उसी को फॉलो करते हुए इस इवेंट को रखा गया ASI ने। और एट प्रेजेंट ASI ने अनाउंस करा है कि इसी के तहत वो काफ़ी सारी फेलोशिप को भी इंट्रोड्यूस करेंगे रिसर्च में इन दिस फील्ड, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी स्क्रिप्ट है उन्हें डिकोड करने के लिए। डिसाइफर यानी डिकोड करना, जो पुरानी जो हड़प्पन लैंग्वेज है उससे समझना, उसके लिए इन लोगों ने कैश प्राइज रखा है और उसी के लिए अवेयरनेस के लिए इस मेजर इवेंट को होस्ट किया गया बाय द ASI। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम टू प्रमोट रूफटॉप सोलर अडॉप्शन इन इंडिया। सो रूफटॉप सोलर अडॉप्शन को अपनाने के लिए एक मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा द सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम और इसे रिसेंटली लॉन्च करा द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। ओवरऑल इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रूफटॉप सोलर सिस्टम को प्रमोट करना और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत यह आता है। तो इसी के लिए इन्होंने शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप यहाँ पर की है। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम, इसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिसेंटली लॉन्च करा शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ मिलकर। द नेक्स्ट इज लक्ष्य जीरो डंप साइट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड अंडर विच मिशन। सो लक्ष्य जीरो डंप साइट को रिसेंटली गुजरात के एक सिटी दी राजकोट में इम्प्लीमेंट किया गया और किस मिशन का यह पार्ट है, एंड दैट इज द स्वच्छ भारत मिशन। सो रिसेंटली राजकोट गुजरात ने 20 एकड़ डंप साइट को कन्वर्ट करा है 16 लाख टन ऑफ वेस्ट को रिमूव करके ग्रीन फॉरेस्ट में। और ये जो जगह है जिसे राजकोट ने ट्रांसफॉर्म कर दिया नकरावड़ी। सो नकरावड़ी एक 20 एकड़ में फैला हुआ ओल्ड डंप साइट जहाँ पर कचरा ही कचरा था, लगभग 16 लाख टन ऑफ वेस्ट, और इस जगह को ग्रीन अर्बन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करा है रिसेंटली राजकोट ने। इसके लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च करा दैट इज लक्ष्य जीरो डंप साइट और इस स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट रहा। दैट्स ऑल। ओवरऑल इन लोगों ने मियावाकी टेक्निक को यूज़ किया। मियावाकी टेक्निक जिसे जापानीज बॉटनिस्ट दैट इज अकीना मियावाकी इन्होंने इनिशिएट किया था और रिसेंटली इस टेक्निक को यूज़ करके जो नकरावाड़ी है गुजरात में, यहाँ पर अर्बन अफॉरेस्टेशन मेथड से एक मेजर ग्रीन फॉरेस्ट को डेवलप किया गया और इस इनिशिएटिव को नाम रखा गया थी लक्ष्य जीरो डंप साइट। ठीक है, सो गुजरात का मेन मेजर इनिशिएटिव स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ओवरऑल स्वच्छ भारत मिशन इसे ऑफिशियली 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत यह आता है और नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, what is India's global rank in terms of power generation capacity growth according to the International Energy Agency? So International Energy Agency ने रिसेंटली इंडिया को कौन सी रैंक दी है पावर जनरेशन कैपेसिटी ग्रोथ में, और हमें रैंक मिली है यहाँ पर 3rd आफ्टर चाइना एंड US, और हम 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है पावर जनरेशन में सारे सोर्सेज से। सो इंडिया का जो फोकस है क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना, सोलर फोटोवोल्टिक को टारगेट किया जा रहा है और इस प्रकार सोलर को यूज़ करके हमारी जो पावर जनरेशन की कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमें 3rd रैंक मिल चुकी है। ओवरऑल IEA को हम डिस्कस करें का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, पेरिस फ्रांस में IEA का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इसे 1974 में फाउंड किया गया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, the next is which is the world's most livable city as per the Economist Intelligence Unit's Global Livability Index 2025. So recently Global Livability Index 2025 को रिलीज किया गया। इसे रिलीज करा है Economist Intelligence Unit, लंदन बेस्ड है यह, और वर्ल्ड को बेसिकली 30 डिफरेंट पैरामीटर के तहत यह लिवेबिलिटी के लिए इंडेक्स रैंकिंग प्रोवाइड करता है। और रिसेंटली इन्होंने अपना ये इंडेक्स जारी करा ग्लोबल लिवेबिलिटी, और फर्स्ट रैंक पर इस बार
जिसे जगह मिली, दैट इज कोपेनहेगन, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क की जो कैपिटल है कोपेनहेगन, इसे फर्स्ट रैंक प्रोवाइड करी है रिसेंटली ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स पे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने। जो एवरेज स्कोर रहा लिवेबिलिटी के लिए 76.1 एज पर दिस इंडेक्स। और सेकेंड रैंक किसे मिली है? वियना, जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। सो ओवरऑल ये जो स्कोर है स्टेबिलिटी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और 30 डिफरेंट इंडिकेटर को यूज करके दिया जाता है और 173 सिटीज को यहाँ पर एसेस किया जाता है, बेसिकली आकलन किया गया। और फर्स्ट सेकेंड रैंक कोपेनहेगन डेनमार्क को और सेकेंड ऑस्ट्रिया को मिला है। लास्ट ईयर जो एडिशन आया था उसमें फर्स्ट रैंक ऑस्ट्रिया को मिला था, यानी वियना को, जो उसकी कैपिटल है, और सेकेंड रैंक कोपेनहेगन डेनमार्क को मिला था। इस बार चेंज हो गया है, जो पोजीशन है दोनों की आपस में इंटरचेंज हो गई है। इंडिया को यहाँ पर डिस्कस किया जाए तो इंडिया 173 कंट्रीज में से इंडिया आया है 140 प्लस रैंक में, और ये किसे मिली है? मुंबई और दिल्ली को। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च बाय यूपीएससी टू कनेक्ट टॉप यूपीएससी एस्पिरेंट विथ वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स। सो यूपीएससी ने रिसेंटली एक मेजर स्कीम को लॉन्च करा। पहले किसी और नाम से जाना जाता था स्कीम को, इस बार इसका नाम चेंज कर दिया गया, एंड दैट इज द प्रतिभा सेतु। सो प्रतिभा सेतु ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर लिया लेकिन अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक वो नहीं पहुंच पाए, सो ऐसे लोगों को पहचानने के लिए, उन्हें सेकेंड चांस ऑफर करने के लिए प्रतिभा सेतु को लाया गया, सो दैट स्किल्ड कैंडिडेट को एम्प्लॉयर से कनेक्ट किया जा सके। पहले इसे पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम कहा जाता था और बेसिकली एम्प्लॉयर्स को जो स्किल्ड कैंडिडेट है उन्हें ढूंढने में ये हेल्प करती थी जिन्होंने यूपीएससी के सारे एग्जाम्स को क्लियर करा है। सो प्रतिभा सेतु इज द इनिशिएटिव, और किसके तहत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत आता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, वेयर वाज द एनर्जी एशिया कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड। सो एनर्जी एशिया कॉन्फ्रेंस 2025 का एडिशन है। एशियन कॉन्टिनेंट को लेकर जो एनर्जी है उस पर चर्चा करने के लिए एक मेजर कॉन्फ्रेंस, इसे मलेशिया की कैपिटल दैट इज कुआलालंपुर, यहाँ पे होस्ट किया गया। लगभग 60 कंट्रीज के इन्वेस्टर्स ने, एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर गैदरिंग की थी। क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन, डिजिटल इनोवेशन, कार्बन न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज, इन सब पर फोकस करना, सो दैट नेट जीरो गोल पर फोकस किया जा सके। ओवरऑल 2050 तक $88.7 ट्रिलियन का एनर्जी इन्वेस्टमेंट एशिया को चाहिए, ऐसा इस कॉन्फ्रेंस ने पाया, सो दैट जो न्यूक्लियर पावर एंड नेक्स्ट जनरेशन जो रिएक्टर है उन्हें ये डेवलप कर सके क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन के साथ। सो ओवरऑल एशियन कंट्रीज पर बेस्ड था ये कॉन्फ्रेंस क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, द सीनियर जर्नलिस्ट वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन जून 2025। सो इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द पद्म भूषण, जिसे 1954 में बनाया गया था, रिसेंटली किसे मिला है? एंड दैट इज राम बहादुर राय। सो श्री राम बहादुर राय, फेमस जर्नलिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट ट्रस्ट, रिसेंटली पद्म भूषण दिया गया। जो डीजी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के, दैट इज श्री सत्यपाल चौहान, उन्होंने ये अवार्ड इन्हें दिया। और इससे पहले यह चांसलर रह चुके हैं गुरुग्राम बेस्ड श्री गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी के। सो रिसेंटली इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, दी राम बहादुर राय। काफी इंपॉर्टेंट इनका नाम हो जाता है रिसेंट पद्म भूषण कैटेगरी। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते। एक्चुअली मुझे वायरल हो गया था, दैट्स वाई कल मैं जो सेशन है उसे पब्लिश नहीं कर पाई थी, बट आज मैंने दोनों डे के जो क्वेश्चन है उन्हें एक साथ यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दैट इज स्पोर्ट्स करंट अफेयर, और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।